नावल लिटिल वुमन, राइटर लुइजा मे ओकॉट, उन्वान घरेलू तजर्बात। चैप्टर 28। ज्यादातर नई नवेली दुल्हनों की तरह मैग ने भी अपनी शादीशुदा जिंदगी का आगाज ये इरादा करके किया कि वो एक मिसाली घर संभालने वाली बीवी बनेगी। जॉन को घर एक जन्नत लगना चाहिए, हमेशा एक मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई देना चाहिए, रोजाना लजीज खाना मिलना चाहिए और कभी बटन टूटने या गायब होने की शिकायत ना हो। उसने मोहब्बत, मेहनत और खुश मिजाजी इतनी डाली कि कुछ रुकावटों के बावजूद कामयाब होना ही था। लेकिन उसकी ये जन्नत बहुत पुरसुकून नहीं थी, क्योंकि ये नन्ही सी औरत हर वक्त फिक्र में रहती, सबको खुश रखने के चक्कर में हलकान रहती और एक सच्ची मार्था की तरह छोटी छोटी फिक्रों में उलझी रहती। कभी कभी इतनी थक जाती कि मुस्कुरा भी ना पाती। जॉन नफीस खानों के लगातार कोर्स से बदहजमी का शिकार हो गया और नाशुक्री के अंदाज में सादा खाने का मुतालबा करने लगा। जहां तक बटनों का ताल्लुक था, मैग को जल्द ही हैरत होने लगी कि ये आखिर जाते कहाँ हैं। मर्दों की लापरवाही पर सर हिलाने लगी और यहाँ तक धमकी देती कि जॉन को खुद बटन टांकने दे ताकि देखे उसकी बेसब्र और अनाड़ी उंगलियां कितनी देर ठहरती हैं। वो दोनों बहुत खुश थे, यहाँ तक कि जब उन्हें एहसास हुआ कि सिर्फ मोहब्बत पर जिंदगी नहीं गुजरती। जॉन को मैग की खूबसूरती में कोई कमी नजर न आई, चाहे वो पुराने कॉफी के बर्तन के पीछे से ही मुस्कुरा रही हो। मैग को भी मोहब्बत में कोई कमी महसूस न हुई जब रोजाना रुखसती के वक्त जॉन मोहब्बत से पूछता, जाने मन मैं बकरे का गोश्त भेजूं या बछड़े का। नन्हा सा घर एक ख्वाबनाक गुलिस्तान से आम सा घर बन गया, लेकिन ये तब्दीली जल्द ही उन्हें बेहतर महसूस होने लगी। शुरू में वो घर संभालने को खेल समझकर हंसी खुशी करते रहे, फिर जॉन ने संजीदगी से कारोबार को अपनाया और घर का सरबराह होने की जिम्मेदारी महसूस की, और मैग ने नाजुक कपड़ों के गाउन छोड़े, बड़ा एप्रन पहना और दिलो जान से घरदारी में लग गई। मगर समझदारी कुछ कम और जोश ज्यादा था। जब तक खाना पकाने का जुनून रहा, उसने मिसेस कॉर्नेलियस की पकवान किताब ऐसे पढ़ी जैसे कोई रियाजी का पर्चा हल कर रहा हो। एक एक तरकीब सब्र और एहतियात से आजमा रही थी। कभी कभी पूरे खानदान को मदऊ करना पड़ता कि ज्यादा तैयार हो जाने वाली नेमतों के ढेर खत्म करने में मदद करें, और कभी नाकाम तजर्बात लोटी के हाथों छुपके से नन्हे हम्मल बच्चों के पेट में डालने के लिए भेज दिए जाते। शाम को जॉन के साथ हिसाब किताब बैठना अक्सर इस जोश को वक्ती तौर पर ठंडा कर देता और किफायत शारी का दौर शुरू होता, जिसमें गरीब जॉन को रोटी के पुडिंग, बार बार गर्म की हुई कॉफी और कीमा बना हुआ गोश्त खाकर सब्र आजमाना पड़ता। यहाँ तक कि दरमियानी राह तलाश होने से पहले ही मैग के घर में वो चीज भी आ गई जो अक्सर नई शादीशुदा जोड़ों के घर ज्यादा देर खाली नहीं रहती, एक छोटा सा झगड़ा। घर का स्टोर मीठे मुरब्बों से भरा देखने की ख्वाहिश में मैग ने फैसला किया कि वो खुद करंट का जेली बनाएगी। जॉन से कहा गया कि 12 के करीब छोटे बर्तन और इजाफी चीनी मंगवाई जाए, क्योंकि उनके करंट पक गए थे और फौरन इस्तेमाल करना जरूरी था। जॉन को अपनी बीवी की सलाहियतों पर फितरी फख्र था और वो चाहता था कि उसकी खुशी पूरी हो, लिहाजा 4 दर्जन खूबसूरत छोटे बर्तन, आधा बैरल चीनी और एक छोटा लड़का करंट तोड़ने के लिए घर भेज दिया गया। मैग ने बालों को छोटी सी टोपी में समेटा, बाजू कोहनी तक चढ़ाए और चेक वाला एप्रन पहना जो उसके ऊपर भी खूब भला लग रहा था, और पूरे एतमाद के साथ काम शुरू कर दिया। उसे कोई शक न था कि वो कामयाब होगी, क्योंकि उसने हन्ना को सैकड़ों बार ये करते देखा था। बर्तनों की कतार पहले पहल उसे कुछ हैरान कर गई, मगर जॉन को जेली बहुत पसंद थी और बर्तन शेल्फ पर बहुत खूबसूरत लगते, इसलिए उसने तय किया कि सब भरेगी। पूरा दिन तोड़ने, उबालने, छानने और खप डालने में लगा रहा। मशवरा भी लिया, दिमाग पर जोर भी डाला कि हन्ना क्या करती थी जो वो भूल गई। दोबारा उबाला, दोबारा चीनी डाली, दोबारा छाना, लेकिन वो जालिम जेली जमने का नाम न लेती। उसका दिल चाहा कि दुपट्टा वहीं छोड़कर माँ के पास भाग जाए और कहे कि आकर मदद करे, मगर जॉन और उसने तय किया था कि अपने जाती मसले या तजर्बात से किसी को परेशान नहीं करेंगे। वो इस फैसले पर कायम रही और पूरा दिन इस जिद्दी जेली से अकेले निपटती रही, यहाँ तक कि शाम 5 बजे अपनी उल्टी पुल्टी किचन में बैठकर चिपचिपे हाथ मरोड़ती हुई जोर से रो पड़ी। नए घर की खुशी में वो अक्सर कहती, मेरा शौहर जब चाहे दोस्त घर ले आए, मैं हमेशा तैयार रहूंगी, न हड़बड़ाहट होगी, न डांट डपट, न बेआरामी। घर साफ सुथरा होगा, बीवी खुशगवार मूड में होगी और खाना बेहतरीन। जॉन प्यारे, कभी इजाजत न मांगना, जिसे चाहो लाओ और यकीन रखो कि तुम्हें खुशामदीद कहा जाएगा। कितनी खूबसूरत बात थी। जॉन को फख्र होता कि उसकी बीवी कितनी आला सोच रखती है, लेकिन हकीकत यह है कि ऐसा मौका कभी नहीं आया कि अचानक कोई मेहमान आ जाए।
और जैसा कि अक्सर इस दुनिया में होता है, ऐसा मौका सबसे नामुनासिब दिन ही आया। अगर जॉन को जेली याद रहती तो शायद वो दिन ना चुनता, मगर वो खुश था कि सुबह ही अच्छा खाना मंगवा दिया है और वक्त पर तैयार होगा, और दिल में खुश था कि उसका दोस्त आकर कितना खुश होगा। वो अपने दोस्त को लेकर घर आया तो देखा कि दरवाजा, जो आमतौर पर खुला रहता था, आज बंद और ताला लगा हुआ था। सीढ़ियों पर कल का कीचड़ जमा हुआ था, खिड़कियां बंद और पर्दे गिरे हुए थे। ना बीवी का सहन में बैठा सिलाई करता नजर आना, ना खुश आंखों से मुस्कुराती मेजबान का इस्तकबाल। बस करंट की झाड़ियों के नीचे एक खौफनाक शक्ल वाला लड़का सो रहा था। प्यारी, क्या हुआ? जॉन ने घबरा कर कहा। दिल में खौफनाक ख्याल आ गए कि कहीं कोई चोट न लग गई हो। ओ जॉन, मैं इतनी थक गई हूँ, गर्मी से मर रही हूँ, चिड़चिड़ी हो गई हूँ, परेशान हूँ, आओ मदद करो वरना मर जाऊंगी। और ये कहकर वो अपने शौहर के सीने से लग गई, इस तरह के इस्तकबाल के साथ कि उसका एप्रन भी फर्श की तरह गीला था। क्या हुआ जाने मन, कोई हादसा हुआ है? जॉन ने फिक्रमंदी से उसका टोपी वाला सर चूमते हुए पूछा। हाँ, मैग ने बेबसी से रोते हुए कहा। जल्दी बताओ, रोना बंद करो, मैं सब कुछ सुन सकता हूँ मगर ये बर्दाश्त नहीं, साफ साफ बताओ। वो जेली जम ही नहीं रही और मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। ये सुनकर जॉन ब्रुक इस जोर से हंसा जैसे कभी न हंसा, और स्कॉट जो बाहर खड़ा सुन रहा था बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। ये कह कहा बेचारी मैग की मुसीबत पर आखिरी चोट थी। बस इतनी सी बात, खिड़की से बाहर फेंक दो और फिक्र ना करो। अगर चाहिए तो मैं ढेरों खरीद लूंगा, लेकिन खुदा के लिए अब हिस्टीरिया मत करो, क्योंकि मैं जैक स्कॉट को खाने पर लाया हूँ। और जॉन बात मुकम्मल ना कर सका क्योंकि मैग ने खुद को उसके बाजुओं से अलग किया, दोनों हाथों को अलमनाक अंदाज में जोड़कर कुर्सी पर बैठ गई और गुस्से, शिकवे और हैरत के मिले जुले लहजे में पुकार उठी, मेहमान खाने पर और घर का ये हाल। जॉन ब्रुक, तुम ये कैसे कर सकते थे? चुप रहो, वो बाग में है। मुझे वो कमबख्त जेली याद ही नहीं रही, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। जॉन ने फिक्रमंदी से इर्द गिर्द देखते हुए कहा। तुम्हें इत्तला भेजनी चाहिए थी या सुबह ही बता देना चाहिए था। तुम्हें याद रखना चाहिए था कि मैं कितनी मसरूफ हूँ, मैग ने खफकी से कहा, क्योंकि नर्म से नर्म मिजाज कबूतर भी पर फड़फड़ाने लगता है जब सताया जाए। मुझे सुबह कुछ पता ही नहीं था और इत्तला देने का वक्त भी ना मिला, रास्ते में अचानक मिला था। तुम हमेशा कहती हो जो चाहो करो, इसलिए इजाजत लेने का ख्याल भी नहीं आया। पहली बार ये किया है और कसम खा के कहता हूँ दोबारा कभी नहीं करूंगा, जॉन ने शिकवा भरे अंदाज में कहा। उम्मीद है कि नहीं करोगे। उसे फौरन वापस ले जाओ, मैं नहीं मिल सकती और न ही खाना तैयार है। वाह, ये तो अच्छी बात है। वो गोश्त और सब्जियां कहाँ हैं जो मैंने भेजी थी, और वो पुडिंग जो तुमने वादा किया था? जॉन ने जल्दी से अलमारी की तरफ दौड़ते हुए कहा। मुझे कुछ पकाने का वक्त ही नहीं मिला। मैंने तो माँ के घर खाने का इरादा किया था। अफसोस है, लेकिन मैं बहुत मसरूफ थी। और मैग की आंखों से आंसू बहने लगे। जॉन नर्म मिजाज आदमी था, लेकिन बहरहाल इंसान ही था। एक दिन की थकन के बाद भूखा प्यासा घर आना और देखना कि घर बिखरा हुआ है, दस्तरख्वान खाली है और बीवी खफा बैठी है, ये किसी के सुकून के लिए अच्छा मंजर नहीं। उसने खुद पर काबू रखा और ये छोटी सी आंधी गुजर भी जाती अगर एक बदकिस्मत जुमला ना निकल जाता। हाँ, मानता हूँ कि ये मुश्किल घड़ी है, लेकिन अगर तुम जरा सा हाथ बटाओ तो हम संभाल लेंगे और शाम अच्छी गुजर जाएगी। रोना बंद करो प्यारी, थोड़ा हिम्मत करो और कुछ खाने को तैयार कर दो। हम दोनों शिकारियों की तरह भूखे हैं, इसलिए कुछ भी होगा खा लेंगे। वही ठंडा गोश्त दे दो, रोटी और पनीर रख दो, जली नहीं मांगेंगे। ये बात मजाहिया अंदाज में कही गई थी, लेकिन वही एक लफ्ज उसके लिए फैसला कुन बन गया। मैग को लगा कि उसकी नाकामी का मजाक उड़ाया जा रहा है और सब्र का आखिरी कतरा भी खत्म हो गया। तुम्हें जैसे हो खुद ही संभालो, मैं तो इतनी थक गई हूँ कि अब किसी के लिए भी हिम्मत नहीं कर सकती। मर्द ही होते हैं जो मेहमान के सामने हड्डी, रोटी और पनीर रखने की बात करते हैं। मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। उस स्कॉट को माँ के घर ले जाओ, कह देना मैं नहीं हूँ, बीमार हूँ, मर गई हूँ, कुछ भी कह देना। मैं उससे नहीं मिलूंगी और तुम दोनों मेरे और मेरी जेली का जितना मजाक उड़ाना चाहो उड़ा लो। यहाँ तुम्हें और कुछ नहीं मिलेगा। ये सब एक ही सांस में कहकर मैग ने एप्रन उतारा और कमरे से निकल गई, जाकर अपने कमरे में रो बैठने लगी। उन दोनों ने उसके ना होने में क्या क्या किया ये मैग कभी ना जान सकी, मगर मिस्टर स्कॉट को माँ के घर नहीं ले जाया गया। जब वो नीचे उतरी तो वो दोनों एक साथ चहलकदमी को निकल गए थे और मेज पर अफरा तफरी के अंदाज में खाए गए खाने के आसार देखकर वो कांप उठी। लॉटी ने इत्तला दी कि वो बहुत खाए हैं और बहुत हंसे हैं, और मास्टर ने कहा है कि सारी मीठी चीज बाहर फेंक दो और बर्तन छुपा दो। मैग का दिल चाहा कि माँ के पास जाए, मगर अपनी कोताही पर शर्मिंदगी और जॉन की वफादारी कि वो चाहे सख्त हो मगर कोई ना जाने ने उसे रोक लिया। उसने फौरन किचन साफ किया, खुद को संवारा और बैठ गई कि जॉन आए और उसे माफ करे। बदकिस्मती से जॉन ना आया। वो मामले को मजाक में टालकर अपने दोस्त के सामने
बीवी की माजरत जितनी हो सकी पेश कर चुका था और मेजबान के तौर पर इतनी खुश इखलाकी दिखाई कि स्कॉट ने फौरन वादा कर लिया कि वो दोबारा आएगा। लेकिन अंदर ही अंदर जॉन नाराज था। उसे लगा कि मैग ने जरूरत के वक्त उसका साथ छोड़ दिया। ये तो इंसाफ ना हुआ कि बीवी कहे जब चाहो मेहमान ले आओ, और जब बात मानी जाए तो उल्टा गुस्सा करे, इल्जाम लगाए और शौहर को तन्हा छोड़ दे कि वो दोस्त के सामने या तो हंसी का निशाना बने या तर्ज खाए। नहीं, ये तो ज्यादती है। मैग को ये बात समझनी चाहिए। खाने के दौरान वो अंदर ही अंदर खौल रहा था, लेकिन जब दोस्त को रुखसत करके घर वापस आ रहा था तो उसका मूड नर्म पड़ गया। बेचारी, उसने दिल से खुश करने की कोशिश की थी और इस पर ये मुसीबत आ गई। गलती उसकी थी, लेकिन वो अभी जवान है। मुझे सब्र से काम लेना होगा और उसे समझाना होगा। उसे उम्मीद थी कि मैग माँ के घर नहीं गई होगी। वो फजूल बातों और मुदाखलत से सख्त नफरत करता था। एक लम्हे को फिर चिड़चिड़ा हटाई कि शायद मैग ने माँ को सब बता दिया हो, लेकिन ये सोच कर कि कहीं मैग रो रो कर बीमार न हो जाए, उसका दिल नर्म पड़ गया और वो तेज कदमों से घर की तरफ चल पड़ा, इरादा करके कि वो पुरसुकून और मोहब्बत भरे अंदाज में बात करेगा, मगर इतना मजबूत भी होगा कि उसे समझा सके कि बीवी के फराइज में कहाँ कोताही हुई है। मैग ने भी ये तय कर लिया कि वो पुरसुकून और मेहरबान मगर मजबूत रहेगी और जॉन को उसका फर्ज याद दिलाएगी। उसका दिल चाह रहा था कि भागकर उससे मिले, माफी मांगे, गले लगे और तसल्ली पाए, जैसा कि वो जानती थी कि होगा। लेकिन जाहिर है उसने ऐसा कुछ नहीं किया। जब उसने जॉन को आते देखा तो बड़ी बेफिक्री से गुनगुनाने लगी और झूले में बैठकर सिलाई करने लगी, गोया फारिगुल बाल बेगम अपने बेहतरीन कमरे में आराम से बैठी हो। जॉन को थोड़ा सा मायूसी हुई कि एक नर्म दिल नायोबी ना मिली, लेकिन क्योंकि उसे लगा कि इज्जत नफ्स का तकाजा है कि पहला माफी मांगने वाला वो ना हो, इसलिए कुछ न कहा। आहिस्तगी से अंदर आया और सोफे पर जाकर बैठ गया और बेताल्लुक सा तबसरा किया। हमें नई चांद की रात मिलने वाली है प्यारी। मुझे कोई एतराज नहीं, मैग ने इतने ही सुकून से जवाब दिया। चंद आम सी बातें जॉन ने शुरू की, जिन्हें मैग ने ठंडा सा जवाब दिया और यूं गुफ्तगू मांद पड़ गई। जॉन खिड़की के पास जाकर अखबार खोलकर उसमें गुम हो गया और मैग दूसरी खिड़की पर जाकर बैठ गई और ऐसे सिलाई करने लगी जैसे नाजुक जूतों के लिए नए फूल बनाना जिंदगी का सबसे जरूरी काम हो। दोनों खामोश, दोनों पुरसुकून नजर आ रहे थे, मगर अंदर से दोनों ही बेहद बेचैन थे। ओ खुदाया, शादीशुदा जिंदगी वाकई मुश्किल है, और जैसा माँ कहती है, इसमें मोहब्बत के साथ साथ बेपायान सब्र भी चाहिए। माँ का लफ्ज याद आने पर उसे और भी पुरानी नसीहतें याद आ गई, जिन्हें उसने उस वक्त हंसी में टाल दिया था। जॉन अच्छा आदमी है, मगर उसकी अपनी खामियां हैं, और तुम्हें ये सीखना होगा कि उन्हें देखो और बर्दाश्त करो, अपने ऐब याद रखते हुए। वो बहुत फैसलाकुन है, मगर जिद्दी नहीं। अगर तुम नरमी से समझाओ और बेसब्री से मुकाबला ना करो। वो सच्चाई के बारे में बहुत मोहतात है, ये अच्छी बात है। चाहे तुम उसे नुक्ताची कहो, कभी उसे धोखा ना देना, न नजर से न बात से मैग, और वो तुम्हें वो एतमाद देगा जो तुम्हें चाहिए, वो सहारा जो तुम्हें दरकार है। उसका गुस्सा हमारे जैसा नहीं, एक झटका और सब खत्म, बल्कि वो सफेद और खामोश गुस्सा है जो शाज़ो नादर ही भड़कता है, लेकिन जब एक बार भड़क जाए तो बुझाना मुश्किल होता है। बहुत मोहतात रहना कि वो तुम पर न भड़के, क्योंकि सुकून और खुशी उसके एहतराम को कायम रखने पर मुनहसिर है। खुद पर नजर रखना, अगर तुम दोनों से गलती हो तो पहले तुम माफी मांगो, और इन छोटी छोटी रंजिशों, गलत फहमियों और जल्दबाजी में कहे गए अल्फाज से बचो, जो अक्सर बड़े दुख और पछतावे की राह हमवार कर देते हैं। ये अल्फाज गुरूबे आफताब के वक्त मैग को फिर याद आए, खासतौर पर आखिरी नसीहत। ये उनका पहला संजीदा झगड़ा था, और जब उसने अपनी ही तेज बातें याद की तो वो बेवकूफाना और सख्त लगीं। अपना गुस्सा अब बचगाना सा लगा, और ये सोच कर के बेचारे जॉन को घर आकर क्या मंजर देखना पड़ा, उसका दिल नर्म पड़ गया। उसने आंसू भरी निगाह से जॉन को देखा, लेकिन उसने न देखा। मैग ने सिलाई नीचे रखी और उठी। सोचा, मैं ही पहले कहूंगी, मुझे माफ कर दो, मगर जॉन ने कोई तवज्जो न दी। वो आहिस्ता आहिस्ता कमरे के पार चली, क्योंकि गुरूर निगलना मुश्किल था, और उसके पास जा खड़ी हुई। जॉन ने सर नहीं मोड़ा। एक लम्हे के लिए मैग ने सोचा कि ये वो कर ही नहीं सकती, मगर फिर ख्याल आया, ये तो आगाज है, मैं अपना फर्ज अदा करूंगी ताकि मुझे अपनी तरफ से कोई शर्मिंदगी न रहे, और झुककर नरमी से शौहर के माथे पर बोसा दे दिया। जाहिर है बात यहीं खत्म हो गई। तौबा का ये बोसा 1000 लफ्जों से ज्यादा कारगर था। एक लम्हे में जॉन ने उसे अपनी गोद में बिठा लिया और प्यार से कहा, ये मेरी गलती थी कि इन गरीब जेली के मर्तबानों पर हंसा। मुझे माफ कर दो प्यारी, दोबारा कभी नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, वो बार बार हंसता रहा,
अल्लाह सलामत रखे सैकड़ों बार, और मैग भी। दोनों ने कहा कि ये जेली वो सबसे मजेदार थी जो उन्होंने कभी बनाई थी, क्योंकि इसने घर का अमन महफूज रखा था। इसके बाद मैग ने मिस्टर स्कॉट को खास दावत देकर खाने पर बुलाया और उन्हें खुशगवार जियाफत दी। इस बार पकी हुई बीवी बतौर पहले खाने के शामिल न थी। इस मौके पर वो इतनी खुश और मेहरबान थी और सब कुछ इतने खुशगवार अंदाज में किया कि मिस्टर स्कॉट ने जॉन से कहा कि वो खुशकिस्मत आदमी है, और घर जाते जाते कुंवारेपन की मुश्किलात पर सर हिलाता रहा। खज़ां के मौसम में मैग को नए इम्तिहान और तजुर्बे पेश आए। सैली मॉफिट ने दोबारा दोस्ती ताज़ा की और अक्सर बातों के लिए मैग के घर आ जाती या उसे अपने बड़े घर में दिन गुजारने को बुला लेती। ये सब अच्छा लगता था, क्योंकि उदास मौसम में मैग को अक्सर तन्हाई महसूस होती। घर में सब मसरूफ होते, जॉन रात तक घर नहीं आता और करने को बस सिलाई, पढ़ाई या इधर उधर घूमना होता। इस तरह फितरी तौर पर मैग को बाहर जाने और गपशप करने की आदत पड़ गई। सैली की खूबसूरत चीजें देखकर मैग को भी ऐसी चीजों की ख्वाहिश होने लगी और अपने पर तरस आने लगा कि उसके पास ऐसी चीजें क्यों नहीं। सैली बहुत मेहरबान थी और अक्सर ये चीजें पेश करती, लेकिन मैग इनकार करती, जॉन को नाराज न करने के लिए। मगर फिर उसी नादान लड़की ने वो काम किया जो जॉन को और भी ज्यादा नापसंद था। मैग जॉन की आमदनी जानती थी और उसे ये महसूस करना अच्छा लगता था कि जॉन न सिर्फ अपनी खुशी बल्कि अपनी रकम पर भी उस पर भरोसा करता है, जिसे अक्सर मर्द अपनी सबसे बड़ी दौलत समझते हैं। मैग को पता था कि पैसा कहाँ रखा है और वो जो चाहे ले सकती थी। जॉन का बस यही कहना था कि हर पैसे का हिसाब रखे, बिल महीने में एक बार अदा करे और याद रखे कि वो एक गरीब आदमी की बीवी है। अभी तक वो इस मामले में अच्छी थी, मोहतात और दुरुस्त रही थी, अपने खाते साफ रखती और महीने के आखिर में बेखौफ दिखाती। मगर इस खज़ां में सांप ने मैग के जन्नत में रास्ता बना दिया और उसे एक मॉडर्न हवा की तरह बहकाया, सेब से नहीं बल्कि कपड़ों से। मैग को ये पसंद नहीं था कि लोग उस पर तरस खाएं या उसे गरीब महसूस कराएं। ये उसे चिढ़ा देता था, मगर वो मानने में शर्म महसूस करती। कभी कभी वो अपने दिल को खुश करने के लिए कोई खूबसूरत चीज खरीद लेती, ताकि सैली ये न सोचे कि वो बचत पर मजबूर है। हर बार खरीदने के बाद उसे गुनाह सा महसूस होता, क्योंकि ये चीजें शाज़ो नादिर ही जरूरी होती, मगर वो सोचती कि इतनी सस्ती है कि फिक्र की बात नहीं। इस तरह ये छोटी छोटी चीजें बढ़ती गईं और अब खरीदारी के दौरों में वो महज तमाशाई न रही, मगर ये चीजें सोचने से ज्यादा महंगी निकली। और जब महीने के आखिर में हिसाब लगाया तो कुल रकम देखकर वो घबरा गई। इस महीने जॉन मसरूफ था और बिलों की अदायगी उसने खुद की। अगले महीने जॉन घर पर नहीं था, लेकिन तीसरे महीने उसने साल के बड़े हिसाब किताब का दिन रखा और वो दिन मैग कभी न भूली। इससे कुछ दिन पहले ही उसने एक खौफनाक काम किया था और उसका बोझ दिल पर था। सैली रेशम खरीद रही थी और मैग को भी नया रेशमी जोड़ा चाहिए था, हल्के रंग का, पार्टी के लिए। उसका काला रेशमी जोड़ा बहुत आम सा लगता था और बारीक कपड़े शादीशुदा औरत के लिए मुनासिब नहीं थे। आंटी मार्च आमतौर पर नए साल पर हर बहन को $25 दिया करती थीं। बस एक महीना इंतजार था और यहाँ ये खूबसूरत बनफशी रेशम रियायत पर मिल रहा था। पैसा तो था, अगर वो सिर्फ हिम्मत करती। जॉन हमेशा कहता था, जो मेरा है वो तुम्हारा है, मगर क्या वो ये दुरुस्त समझेगा कि न सिर्फ आने वाले $25 बल्कि घर के खर्च के और $25 भी खर्च किए जाएं? यही सवाल था। सैली ने उसे इसका करने पर उकसाया, रकम उधार देने की पेशकश की और अपनी नेक नियति के बावजूद मैग को उसकी कुव्वते बर्दाश्त से ज्यादा आजमाया। एक बुरे लम्हे में दुकानदार ने वो चमकता हुआ खूबसूरत रेशम उठाया और कहा, बीबी जी, ये वाकई सस्ता सौदा है। मैग ने जवाब दिया, ले लीजिए। कपड़ा नाप कर काट दिया गया, अदायगी हो गई। सैली खुश हुई और मैग ने भी हंसकर मामला मामूली जाहिर किया, मगर दिल में ऐसे लग रहा था जैसे कोई चोरी की हो और पुलिस पीछे हो। जब वो घर पहुंची तो जमीर की खलिश को कम करने के लिए उसने रेशमी कपड़ा बिछाया, मगर अब वो कम चमकदार लग रहा था, उस पर जचता भी नहीं था और हर पट्टी पर जैसे $50 कुंदा दिखाई दे रहा था। उसने उसे रख दिया, लेकिन वो उसे डरावने ख्वाब की तरह सताता रहा, किसी नई पोशाक की खुशी की तरह नहीं, बल्कि किसी ऐसी हमाकत के भूत की तरह जो आसानी से टलने वाला न था। जब जॉन ने उस रात हिसाब की किताबें निकाली तो मैग का दिल बैठ गया और शादी के बाद पहली बार वो अपने शौहर से खौफजदा हुई। जॉन की नर्म भूरी आंखें सख्त लग रही थी और हालांकि वो गैर मामूली खुश मिजाज था, मैग को लगा जैसे वो उसकी खता जान चुका है, मगर जाहिर नहीं कर रहा। घर के सभी बिल अदा हो चुके थे, हिसाब दुरुस्त था। जॉन ने उसकी तारीफ की और पुराना बटुआ जो वो बैंक कहते थे खोलने लगा। मैग जानती थी कि वो खाली है,
उसने घबराकर उसका हाथ रोक लिया और कहा, आपने अभी मेरी जाती खर्च की किताब नहीं देखी। जॉन कभी इस किताब को देखने को नहीं कहता था, मगर मैग हमेशा इसरार करती और इस बात से लुत्फ उठाती कि जॉन को औरतों की छोटी छोटी ख्वाहिशों पर हैरानी होती। वो उसे तंग करने के लिए अंदाजा लगवाती कि पाइपिंग क्या है, हगमी टाइट का मतलब पूछने पर मजबूर करती या ये सोचने पर मजबूर करती कि 3 गुलाब की कलियों, एक छोटे से रेशम और 2 फीतों से बना हुआ छोटा सा सामान टोपी कैसे हो सकता है और $6 का कैसे हो सकता है। उस रात जॉन के चेहरे पर वो पुराना मजाहिया शौक दिखाई दे रहा था, जैसे वो हिसाब देखकर हैरानी का ढोंग करेगा और उसकी किफायत शारी पर फख्र करेगा। छोटी सी किताब आहिस्ता आहिस्ता निकाली गई और उसके सामने रखी गई। मैग उसकी कुर्सी के पीछे जा खड़ी हुई, इस बहाने कि उसकी थकन की लकीरें हमवार करे, और खड़ी खड़ी बोली। हर लफ्ज के साथ उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। जॉन, मुझे शर्म आ रही है ये किताब दिखाने में। मैंने पिछले दिनों बहुत फजूल खर्ची की है। मैं बाहर ज्यादा जाती हूँ तो कुछ चीजें लाजमी खरीदनी पड़ती हैं। सैली ने भी मशवरा दिया तो मैंने ले लिया। नए साल के पैसे आ जाएंगे तो आधी कीमत तो अदा हो जाएगी, लेकिन खरीदने के बाद मुझे अफसोस हुआ क्योंकि मैं जानती थी कि आपको बुरा लगेगा। जॉन हंस दिया और उसे अपने पास बिठाते हुए खुश दिली से बोला, छुपने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं अगर तुमने कोई महंगे जूते खरीद लिए हैं। मैं अपनी बीवी के पैरों पर फख्र करता हूँ और बुरा नहीं मानता अगर वो $8-9 के अच्छे जूते ले ले। यही तो उसका आखिरी छोटा खर्च था और जॉन की नजर इसी पर पड़ी। ओह, जब वो इस खौफनाक $50 पर पहुंचेगा तो क्या कहेगा? मैग ने कांपते हुए सोचा। ये जूतों से भी बदतर है, ये रेशमी लिबास है। मैग ने गोया आखिरी अंजाम देख लेने के सुकून के साथ कहा, अच्छा तो कल हिसाब क्या है, जैसा मिस्टर मोंटेलिनी कहता है? ये बात जॉन की आम बातों जैसी नहीं थी और मैग को पता था कि वो सीधी नजर से देख रहा है, जो मैग हमेशा साफ दिल से मिलाती थी। मगर इस वक्त वो नजरें चुरा गई। उसने सफा पलटा और रकम दिखाई, जो $50 के बगैर भी काफी ज्यादा थी, और इस रकम ने तो जैसे उसके दिल पर बिजली गिराई। कुछ देर कमरे में खामोशी रही। फिर जॉन ने आहिस्ता कहा, मगर मैग को महसूस हुआ कि उसने नाराजगी न जाहिर करने में कितना जोर लगाया। अच्छा, आजकल के हिसाब से $50 इतने भी नहीं लगते जब तुम्हें लिबास सजाने के लिए हर तरह के फीते और सामान लेने पड़ते हैं। अभी तो ये बना भी नहीं और इस पर खर्च भी आना है, मैग ने आहिस्तगी से कहा, क्योंकि बाकी इखराजात का ख्याल आते ही वो बिल्कुल निढाल हो गई। 25 गज कपड़ा एक छोटी सी औरत के लिए कुछ ज्यादा तो लगता है, मगर मुझे यकीन है कि मेरी बीवी नेड मोफट जितनी खूबसूरत लगेगी जब ये पहनेगी। जॉन ने खुश्क लहजे में कहा, मुझे पता है आप नाराज हैं जॉन, मगर मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरा इरादा कभी आपके पैसे जाया करने का नहीं था। मुझे लगा नहीं कि ये सब इतना जमा हो जाएगा। मैं रुक नहीं पाती जब देखती हूँ कि सैली सब कुछ खरीद रही है और मुझ पर तरस खा रही है कि मैं नहीं खरीदती। मैं कोशिश करती हूँ सब्र करने की, लेकिन ये मुश्किल है और मैं थक गई हूँ गरीब होने से। ये आखिरी जुमले इतने आहिस्ता कहे कि जॉन ने सुने नहीं, मगर उसने सुने, और वो बहुत बुरा माना, क्योंकि उसने मैग के लिए अपनी बहुत सी खुशियां कुर्बान कर दी थीं। मैग ने ये कहते ही चाहा कि अपनी जबान काट ले, क्योंकि जॉन ने किताबें धकेल दी और उठते हुए बोला, आवाज में हल्की सी कपकपाहट के साथ, मुझे इसी बात का डर था। मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ मैग। अगर वो डांट देता या डरा देता तो मैग का दिल इतना न टूटता जितना इन चंद अल्फाजों से टूटा। वो दौड़कर उससे लिपट गई और रोते हुए बोली, ओ जॉन, मेरे प्यारे मेहनती नेक शौहर, मेरा वो मतलब नहीं था। ये बहुत बुरा और झूठा और नाशुक्रा जुमला था। मैंने ये कैसे कहा? ओ, मैंने ये कैसे कहा? जॉन ने मेहरबानी दिखाई, फौरन माफ कर दिया, एक लफ्ज मलामत का न कहा। लेकिन मैग जानती थी कि उसने एक ऐसी बात कह दी थी जो आसानी से भुलाई नहीं जा सकती, चाहे वो दोबारा जिक्र ना करे। मैग ने शादी के वक्त कहा था कि वो हर हाल में उससे मोहब्बत करेगी, लेकिन फिर उसी ने, उसकी बीवी ने, उसकी गुर्बत पर ताना दिया और उसकी कमाई फजूल गवा दी। ये खौफनाक था। जॉन के रवैये में फर्क न आया, सिवाय इसके कि वो ज्यादा देर शहर में रहने लगा और रात को काम करता जब मैग रोते रोते सो जाती। एक हफ्ते की निदामत ने उसे तकरीबन बीमार कर दिया, और जब उसे मालूम हुआ कि जॉन ने अपने नए कोट मंगवाने का ऑर्डर वापस ले लिया है तो वो बिल्कुल टूट गई। जॉन ने बस इतना कहा, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता प्यारी। मैग खामोश रही, लेकिन कुछ देर बाद जॉन ने उसे पुराने कोट में मुंह छिपाए रोते देखा। उस रात इन दोनों ने लंबी बात की और मैग ने अपने शौहर से उसकी गुर्बत की वजह से और ज्यादा मोहब्बत करना सीखा, क्योंकि ये गुर्बत ही थी जिसने उसे मजबूत और बाहौसला बनाया था और उसे सब्र और नरमी सिखाई थी कि वो अपनी बीवी की ख्वाहिशों और कमजोरियों को सह सके। अगले दिन मैग ने अपनी अना को एक तरफ रख दिया,
सैली के पास गई, सच बताया और उससे दरख्वास्त की कि वो कपड़ा खरीद ले। सैली ने खुशी से ऐसा किया और नजाकत का सबूत देते हुए उसे तोहफा नहीं बनाया। फिर मैग ने जॉन के लिए नया कोट मंगवा दिया और जब वो आया तो उसने रेशमी लिबास पहनकर पूछा कि उसे कैसा लगा। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि जॉन ने क्या जवाब दिया, किस मोहब्बत से तोहफा वसूल किया और किस खुशगवार कैफियत ने घर को भर दिया। जॉन जल्दी घर आने लगा। मैग अब गैर जरूरी बाहर न जाती और नया कोट हर सुबह एक खुश शौहर पहनता और रात को एक मोहब्बत भरी बीवी उतारती। यूं साल गुजर गया और गर्मियों के बीच में मैग को एक नया तजुर्बा हुआ, जो औरत की जिंदगी का सबसे नाजुक और प्यारा तजुर्बा है। खानदानी कार्ड केस ने अपना फर्ज पूरा किया। लड़कियां आगे बढ़ती रहीं और जो ने 5वें घर तक पहुंचकर और ये सुनकर कि लड़कियां मसरूफ हैं, एक और शुक्राने की दुआ मांगी। अब घर चलते हैं और आज 8 मार्च की फिक्र न करें, हम कभी भी वहां जा सकते हैं और ये वाकई अफसोस की बात है कि हम अपनी बेहतरीन पोशाक में धूल मिट्टी में घसटते फिरें जब हम थकी हुई और चिड़चिड़े हैं। बराही मेहरबानी अपनी तरफ से बात करो। 8 मार्च को ये अच्छा लगता है कि हम आरास्ता पैरास्ता जाएं और बाकायदा मुलाकात करें। ये छोटी सी बात है मगर उन्हें खुशी देती है और मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हारे कपड़ों को इतना नुकसान पहुंचाएगा जितना गंदे कुत्ते और शोर मचाने वाले लड़के उन्हें खराब करते हैं। जरा झुक जाओ ताकि मैं तुम्हारी टोपी से टुकड़े झाड़ दूं। तुम कितनी अच्छी लड़की हो एमी। जो ने अपने बिगड़े हुए लिबास को देखा और फिर अपनी बहन के साफ सुथरे लिबास की तरफ देखा। काश मेरे लिए भी लोगों को खुश करने के लिए छोटी बातें करना इतना आसान होता जितना तुम्हारे लिए है। मैं सोचती तो हूँ मगर उन पर अमल करने में बहुत वक्त लगता है, इसलिए मैं बड़ी खिदमत करने का मौका तलाश करती हूँ और छोटी बातें छोड़ देती हूँ। हालांकि मेरा ख्याल है कि आखिर में ये छोटी बातें ज्यादा असर डालती हैं। एमी मुस्कुराई और फौरन नरम पड़ गई और माँ जैसी संजीदगी से बोली, औरतों को खुश अखलाक होना सीखना चाहिए, खास तौर पर गरीबों को, क्योंकि उनके पास दूसरों की मेहरबानी का बदला चुकाने का और कोई तरीका नहीं होता। अगर तुम ये बात याद रखो और अमल करो तो लोग तुम्हें मुझसे ज्यादा पसंद करेंगे क्योंकि तुम्हारी शख्सियत ज्यादा नुमाया है। मैं तो अजीबो गरीब सी हूँ और हमेशा रहूंगी, लेकिन मैं मानती हूँ कि तुम ठीक कह रही हो। बस मेरे लिए ये ज्यादा आसान है कि मैं किसी के लिए अपनी जान खतरे में डाल दूं, बनिस्बत इसके कि खुश अखलाक बनूं जब मेरा दिल न चाह रहा हो। ये बड़ी बदकिस्मती है कि पसंद और नापसंद इतनी शदीद हो, है ना? इससे भी बड़ी बदकिस्मती ये है कि उन्हें छुपा न सको। मुझे ये कहने में कोई हर्ज नहीं कि मुझे ट्यूडर भी पसंद नहीं, जैसे तुम्हें नहीं, मगर मुझे ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम्हें भी नहीं पड़ती, और सिर्फ इसलिए दूसरों को नागवार लगना फजूल है कि वो तुम्हें नागवार लगते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि लड़कियों को दिखाना चाहिए कि वो कब नौजवानों को नापसंद करती हैं, और वो ये कैसे कर सकती हैं सिवाय अपने रवैये के। नसीहत करना कोई फायदा नहीं देता, ये मैंने अपनी टेडी को संभालते हुए सीखा है। लेकिन कई छोटे तरीके हैं जिनसे मैं उस पर बगैर बोले असर डाल सकती हूँ, और मेरा कहना है कि अगर हम कर सकें तो दूसरों पर भी ऐसा असर डालना चाहिए। टेडी एक निराला लड़का है और दूसरे लड़कों की मिसाल नहीं हो सकता, एमी ने पुरयकीन लहजे में कहा, जो कि उस निराले लड़के को हंसा देता अगर वो सुनता। अगर हम बहुत मकबूल होती या दौलतमंद और आला हैसियत की औरतें होती तो शायद कुछ असर डाल सकती, मगर हम जैसे लोग अगर एक नौजवान ग्रोह पर भवें चढ़ाएं क्योंकि हम उन्हें नापसंद करते हैं और दूसरे पर मुस्कुराएं क्योंकि हम उन्हें पसंद करते हैं, तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि लोग हमें अजीब और सख्त गिर समझेंगे। तो फिर हम वो सब कुछ और वो सब लोग बर्दाश्त करें जो हमें नापसंद है, सिर्फ इसलिए कि हम दौलतमंद या मशहूर नहीं हैं। क्या खूब अखलाकियात हैं। मैं इस पर बहस नहीं कर सकती, मैं बस इतना जानती हूँ कि ये दुनिया का दस्तूर है और जो लोग इसके खिलाफ चलते हैं वो मेहनत के बदले में सिर्फ मजाक का शिकार होते हैं। मुझे इस्लाह पसंद लोग पसंद नहीं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम कभी न बनो। मुझे तो पसंद है और मैं बनूंगी अगर हो सका, क्योंकि दुनिया हंसी के बगैर उनके आगे नहीं बढ़ सकती। इस पर हमारा इत्तेफाक नहीं हो सकता क्योंकि तुम पुरानी सोच की हो और मैं नई। तुम बेहतर गुजर बसर करोगी, लेकिन मेरी जिंदगी ज्यादा मजे की होगी। मुझे लगता है मुझे पत्थर और आवाजें खाने में मजा आएगा। अब जरा खुद को संभालो और अपनी नई सोचों से आंट को परेशान न करो। कोशिश करूंगी, मगर मुझे हमेशा कोई साफ और बेबाक बात कहने या कोई इनकलाबी ख्याल पेश करने की जिद सवार हो जाती है जब मैं उनके पास होती हूँ। ये मेरी किस्मत है और मैं इसे रोक नहीं सकती। वहां पहुंचे तो उन्होंने आंट कैरल को बूढ़ी खातून के साथ पाया जो किसी दिलचस्प बात में महव थीं, लेकिन लड़कियों के आते ही वो बात रोक दी और एक दूसरे की तरफ देखकर गोया ये जाहिर कर दिया कि वो अपनी भांजियों ही के बारे में बात कर रही थी।
जो का मूड ठीक नहीं था और जिद्दीपन वापस आ गया, मगर एमी जिसने फर्ज शनासी से अपना काम पूरा किया था और सबको खुश किया था, निहायत फरिश्ता सिफत कैफियत में थी। इस खुशगवार मिजाज का असर फौरन हुआ और दोनों आंटियों ने उसे प्यार से मेरी प्यारी कहा और ऐसी नजर से देखा जैसे बाद में पुरजोर तरीके से कहा, ये बच्ची दिन ब दिन बेहतर हो रही है, क्या तुम मेले में मदद करोगी प्यारी? मिसेस कैरल ने पूछा जब एमी उनके करीब बैठी खुशदिली से बात करने लगी, जो बड़ी उम्र के लोगों को नौजवानों में बहुत पसंद आता है। जी आंट, मिसेस चेस्टर ने मुझसे कहा था और मैंने पेशकश की कि मैं एक मेज संभाल लूंगी, क्योंकि मेरे पास देने के लिए वक्त के सिवा कुछ नहीं है। मैं नहीं करूंगी, जो ने साफ कहा। मुझे सरपरस्ती बिल्कुल पसंद नहीं और चेस्टर्स समझते हैं कि ये बहुत बड़ा एहसान है कि हमें अपने आला ताल्लुकात वाले मेले में काम करने की इजाजत देते हैं। मुझे हैरत है कि तुमने हाँ कह दी एमी, वो तुम्हें सिर्फ काम करवाना चाहते हैं। मैं खुशी से काम करूंगी, ये आजाद गुलामों के लिए भी है और चेस्टर्स के लिए भी, और मैं समझती हूँ कि ये उनकी मेहरबानी है कि मुझे मेहनत और तफरीह में शरीक होने देते हैं। जब सरपरस्ती नेक नियति से हो तो मुझे बुरा नहीं लगता। बिल्कुल दुरुस्त और मुनासिब। मुझे तुम्हारा शुक्रगुजार मिजाज पसंद है प्यारी। ऐसे लोगों की मदद करने में खुशी होती है जो हमारी कोशिशों की कद्र करते हैं। कुछ लोग नहीं करते और ये बात तकलीफ दे है। आंट मार्च ने चश्मे के ऊपर से जो को देखते हुए कहा, जो एक तरफ बैठी झूल रही थी और चेहरे पर खफगी के आसार थे। अगर जो को मालूम होता कि कितनी बड़ी खुशी उनमें से किसी एक के हिस्से में आने वाली थी तो वो फौरन फाख्ता की तरह नर्म हो जाती, लेकिन बदकिस्मती से हमारे सीनों में खिड़कियां नहीं होती कि हम दूसरों के दिलों में क्या चल रहा है देख सके। आमतौर पर ये हमारे लिए बेहतर ही होता है, लेकिन कभी कभार ये कितना सुकून दे सकता है, कितना वक्त और गुस्सा बचा सकता है। अपनी अगली बात से जो ने अपने लिए कई साल की खुशी खो दी और वक्त पर जबान काबू में रखने का सबक सीखा। मुझे एहसान पसंद नहीं, वो मुझे दबा देते हैं और मुझे गुलाम जैसा महसूस होता है। मैं सब कुछ अपने लिए करना चाहती हूँ और बिल्कुल आजाद रहना चाहती हूँ। अहम, आंटी कैरल ने हल्की सी खांसी के साथ आंटी मार्च की तरफ देखा। मैंने कहा था ना, आंटी मार्च ने इत्मीनान भरे अंदाज से सर हिलाकर आंटी कैरल से कहा, जो इस बात से बेखबर थी कि उसने क्या कर दिया है। गर्दन ऊंची किए बैठी थी, चेहरे पर बगावत का सा तासुर था जो किसी को खुशामदीद कहने वाला हरगिज नहीं लग रहा था। तुम फ्रांसीसी बोल लेती हो प्यारी? मिसेस कैरल ने एमी का हाथ थामते हुए पूछा। काफी अच्छी तरह, और इसका क्रेडिट आंट मार्च को जाता है जो एस्टर को इजाजत देती है कि वो जब चाहे मुझसे बात करे। एमी ने शुक्रगुजारी भरी नजर से कहा, जिस पर बूढ़ी खातून ने खुशदिली से मुस्कुराया। तुम्हारा जबानों का क्या हाल है जो? मिसेस कैरल ने पूछा। कुछ नहीं जानती, पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल बेवकूफ हूँ और मुझे फ्रांसीसी सख्त नापसंद है। ये इतनी फिसलने वाली और अहमकाना जबान है कि बर्दाश्त नहीं, जो ने साफ और बेतकल्लुफी से जवाब दिया। खवातीन के दरमियान एक और मानी खेज नजर का तबादला हुआ। फिर आंटी मार्च ने एमी से कहा, तुम अब बिल्कुल ठीक और तंदुरुस्त हो ना प्यारी? आंखों में अब कोई तकलीफ नहीं रह गई? बिल्कुल नहीं शुक्रिया मोहतरमा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अगली सर्दियों में बड़े बड़े काम करने का इरादा रखती हूँ ताकि रोम जाने के लिए पूरी तरह तैयार रहूं जब भी वो खुशगवार वक्त आए। शाबाश बेटी, तुम वाकई जाने की हकदार हो और मुझे यकीन है कि तुम एक दिन जरूर जाओगी। आंटी मार्च ने उसके सर पर शफकत भरा हाथ रखते हुए कहा, जब एमी ने उसके लिए गेंद उठा दी। पॉलीनून तोते ने जोर से चीखकर कहा, अपनी कुर्सी की पुश्त पर बैठे बैठे झुककर जो के चेहरे में झांका, इतने मुज़हिका खेज और बेतकल्लुफ अंदाज में कि हंसे बगैर रहा न जा सका। बहुत ज़हीन परिंदा है, बूढ़ी खातून ने कहा। चलो बाहर चहलकदमी करें मेरी जान। पॉली ने बर्तनों वाली अलमारी की तरफ उछलते हुए कहा, जैसे उसे चीनी का टुकड़ा चाहिए हो। शुक्रिया, मैं चलूंगी। आओ एमी। और जो ने मुलाकात खत्म कर दी और पहले से भी ज्यादा पुख्ता यकीन के साथ सोचा कि ये सब रस्मी मुलाकातें उसकी तबीयत पर बुरा असर डालती हैं। उसने बड़े शाइस्ता अंदाज में मुसाफा किया, जबकि एमी ने दोनों आंटियों के गाल पर बोसा दिया और दोनों लड़कियां चलती बनी। पीछे रोशनी और साए जैसा तासुर छोड़ गईं, जिस पर आंटी मार्च ने कहा, तुम्हें ये कर देना चाहिए मेरी, पैसे मैं दूंगी। और आंटी कैरल ने फैसलाकुन अंदाज में जवाब दिया, मैं जरूर करूंगी अगर उसके वालिदैन राजी हुए तो। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। नॉवेल लिटिल वुमेन, राइटर लुइजा मे अल्कॉट, उन्वान नताइज।